ओके स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। सेकंड लेसन में फर्स्ट एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन पूछा गया है। तो कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक पर वापस आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। एक मिनट वो देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो आप। और यार यहाँ आगरा फोर्ट ये सिंपल क्वेश्चन पूछा बेटा आपने। ए बी सी एंड डी ये 5 सेट्स है और आपको ये सत्यापित करना है कि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। हाँ, टाइम टेकिंग क्वेश्चन जरूर है ये, लेकिन ऐसा नहीं है इसका आंसर दिया नहीं जा सकता है। देख लो एक बार आप। ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। आवाज कहाँ से आ रही है? वहां से ये आवाज आ रही है ना, वो म्यूट करे बेटा अपने आप को, क्या डिस्टर्ब होती है। सी इज इक्वल टू क्या कह रहे हो? 5 6 7 8, ठीक है। और हम लोगों को जो करना है, करना क्या है इसके अंदर देखो। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए इंटू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटू सी, ठीक है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए आप लोग ध्यान से ना। क्वेश्चन क्या है देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम बी इंटरसेक्शन सी। तो बी 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6। ये बी के एलिमेंट्स है, ये सी के एलिमेंट्स है, और दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा, आप जानते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। आप दोनों के पास जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स होते हैं। तो हम देख रहे हैं आपके पास जो एलिमेंट है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है। तो ये जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। 5 मिल जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन। अब इसका इसके साथ सर क्या हो जाएगा, डी, सर मल्टीप्लाई करना डी है में यस। डी में कौन कौन से हैं सर? अच्छा, डी के एलिमेंट कौन से हैं? हाँ, दिख नहीं रहा क्या आपको डी के हाँ एलिमेंट? सर, यस सर। 5 6 7 8 7 8, ठीक है ना। ये डी के एलिमेंट्स है। ओके, अब इसका इसके साथ क्या लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस देखिए आप, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के एलिमेंट सबसे पहले उतारे जाएंगे, 1 2 इंटू दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब आप देख रहे हैं दोनों का कार्तीय गुणनफल लेना है। तो हम कह रहे हैं यहाँ 1 है तो यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसके साथ लिखा जाए। 1 को हम यहाँ किसी हर एक एलिमेंट के साथ लिखते हैं, तो यह तो एलिमेंट ही नहीं है। ऐसे 2 को भी नहीं लिखा जा सकता, 1 को भी नहीं लिखा जा सकता, तो ये भी इम्प्टी सेट आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड आ गया वो 5 आ गया, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों का कार्टेशियन, दोनों का इंटरसेक्शन। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे हम लोग ए एंड बी का। ए के एलिमेंट्स है 1 2, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का 1 2 3 4। ओके, देखिए आप अब कैसे लिखते हैं, 1 को सबके साथ लिखना होता है, 1 1 1 1 2
1 3 1 4 1 4 ऐसे लिखेंगे आप 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 4 and 2 4 2 4 ये आ गया इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद में ए एंड सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे हम लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, एक एलिमेंट्स है 1 2 इंटू हो जाएगा 5 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 5। 1 कितना 5 आसान होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना। 1 6 2 5 2 5 2 2 6 6 ओके स्टूडेंट्स। 6 अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना हम लोगों को, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। ये आपका राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स। अगर आप राइट हैंड साइड को देखेंगे तो ये वाला है, देख लो राइट हैंड साइड, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन ए एंड सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाला हो गया आपका, ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, एक तो हम लिख कर देख सकते हैं, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, दोनों के बीच इंटरसेक्शन होगा, हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। इन दोनों में कॉमन कौन है वो बताना आप लोगों को। देखो ये तो है ए इंटरसेक्शन बी, यहां से यहां तक ये रहा, और ये जो रो है ये वाला ये ए इंटरसेक्शन सी। दोनों में कॉमन देखो आप, एक भी एलिमेंट कॉमन है क्या इसमें? कॉमन नहीं है सर। एक भी एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं है, तो हम कह देंगे नहीं है। प्रॉपर्टी सेट आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। 5 अब लेफ्ट हैंड साइड को देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला आपको 5, राइट हैंड साइड क्या मिला आपको 5, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर? हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी का सेकंड क्वेश्चन आप खुद करना है ना, कि ज्यादा है नहीं इसमें, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सर 10वां बता दो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, इंटरसेक्शन, यूनियन, है ना, डिफरेंस, जिसके पास नॉलेज है वो आसानी से कर लेता है इसको। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी बताने के लिए बोला जा रहा है इसी एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 वो भी देख लेते हैं हम लोग साथ साथ। चलो देखो, a इंटू ए में 9 एलिमेंट्स है, जो क्या दिया गया आपको, n ऑफ a इंटू ए इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। अगर 9 के हम फैक्टर करेंगे ना तो आप जानते हो 3 इंटू 3 हो जाएंगे, इसके अलावा और कोई फैक्टर बनेगा नहीं। क्यों? ये भी a है ये भी a है, ऐसे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं n ऑफ a इंटू n ऑफ a। क्यों, समझ लो आप, नहीं समझ में तो ऐसे देख लो आप, इसमें n ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू लिख सकते हैं n ऑफ a इंटू n ऑफ a। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अब ये तो ये किसके इक्वल है 9 के, ये 9 है ना, ये रिजल्ट है, इसको 9 लिख दिया। अब आप करें इसके फैक्टर करिए, दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, क्योंकि ये भी n ऑफ a है ये भी n ऑफ a है, दोनों सेम है। तो 1 इंटू 9 नहीं होगा, फैक्टर होगा 3 इंटू 3। 9 के फैक्टर 1 इंटू 9 भी कर सकते हैं, 9 इंटू 1 भी कर सकते हैं, 3 इंटू 3 भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने 3 इंटू 3 क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों सेम है, ये भी सेट ए है ये भी सेट ए है, यहाँ जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स यहाँ होंगे, सेम एलिमेंट्स है ना। तो हम लोगों को पता चल गया, यहाँ से ये पता चला कि n ऑफ a इज इक्वल टू 3 होगा। सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 होंगे स्टूडेंट्स। दिख तो रहा ना आपको बोर्ड? स्टूडेंट बोर्ड तो दिख रहा ना आपको? यस सर। अब a इंटू ए के कुछ एलिमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं। तो कुछ एलिमेंट कौन से हैं? -1 0 एंड एक एलिमेंट 0 1, ऐसे 9 एलिमेंट्स होंगे इसके पास में। a एंड a के पास, a इंटू ए के पास कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। तो 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं। तो आपको क्या कहा गया है? a के एलिमेंट्स लिखो। सेट a के पास 3 एलिमेंट्स है ना, वो कौन से 3 एलिमेंट्स है? तो यहां से लिखेंगे हम लोग, देखो आप देख के लिखना, बहुत आसान है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट a का एलिमेंट होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो भी सेट a का एलिमेंट होगा, क्योंकि दोनों सेट सेम है, आप भी a है आप भी a है। तो फर्स्ट एलिमेंट सेट a का एलिमेंट होता है,
और सेकंड एलिमेंट ये भी सेट ए का एलिमेंट होगा, तो यहाँ से पता चल गया -1 आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, 0 0 सेकंड एलिमेंट होगा, 1 ये भी एक एलिमेंट होगा जो एक। ऑलरेडी ले लिया है 1। अब 1 तो ये ए के एलिमेंट्स आपको मिल गए, हमने पहले काउंट कर ही लिए थे। 3 एलिमेंट्स ये रखता है और 3 एलिमेंट्स ये रहे। ये भी ए का एलिमेंट है, ये भी, क्यों? क्योंकि ये भी सेट ए है और ये भी सेट ए है, इसलिए दोनों एलिमेंट्स किसके होंगे? सेट ए के एलिमेंट। अब उसने क्या कहा, a इंटू ए के पास कितने एलिमेंट्स है? 9। 2 एलिमेंट उसने बता दिए हैं, से 7 एलिमेंट्स होंगे, वो भी बताइए। वो कैसे बताएंगे आप? -1 0 1, ये सेट ए के एलिमेंट हमारे पास आ गए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट -1 0 1। अब आप आराम से लिख सकते हो, इसको प्रत्येक के साथ लिखेंगे -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 1 कर लोगे ना आप ऐसे? 0 को तीनों Yes, के sir. साथ लिखना है, 1 को sir. भी तीनों के साथ लिखना है। यस सर। ऐसा करके कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 9 ऐसे देख लेना आप इसको। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो आप बोलिए, अदरवाइज हम कल के टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, कल का टॉपिक हम पढ़ रहे थे फलन का। एक स्टूडेंट मुझे डाला भी था, मैं देख लेता हूँ कहाँ है वो। एक मिनट स्टूडेंट्स, हम लोग कल लिख रहे थे प्रांत और परिसर, ये लिख रहे थे ना। तो एक क्वेश्चन है, देखो आप, सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड मतलब थर्ड, सेकंड का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। यहां से देखिए आप, ये थोड़ा टफ पड़ेगा और थोड़ा कम समझ में आएगा। इसका कारण है क्योंकि इससे रिलेटेड हमें अभी एक लेसन और पढ़ना है। जब हम उसको पढ़ लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा ये, है ना। तो काफी आसान सा काम है ये, देख लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, देखिए इसके साथ क्या कहा गया, इसका प्रांत लिखिए, ये क्वेश्चन है। 2 मिनट, इसको समझ में आ जाए वो कोशिश कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बाद में तो हम वापस इस क्वेश्चन को जरूर लेंगे ही लेंगे। यहाँ पर एक फंक्शन है f(x) और इसकी वैल्यू है √9 - x²। अगर आप चाहें तो इस f(x) को y भी बोल सकते हैं, y √9 - x²। दोनों का मतलब एक ही है, f(x) बोलिए या y बोलिए, दोनों में हम कोई अंतर नहीं समझते हैं। दोनों हमारे लिए उतना ही रोल है, जितना f(x) है उतना y। ठीक है, ओके। अब हमें क्या बोलना है, इसका प्रांत बोलना है। अब प्रांत की एक परिभाषा को याद करनी है। क्या परिभाषा है? x के उन सभी मानों का समुच्चय। कल हमने परिभाषा लिखी थी, जिनके लिए y परिमित हो, वास्तविक हो। बस यही परिभाषा है भाई। x के उन सभी मानों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है, जिनके लिए y का जो मान है वो परिमित आना चाहिए। परिमित आप जानते हैं, जो काउंटेबल हो, है ना, जिसको हम गिन सकते हो, जिसको आप प्राप्त कर सकते हो, जिसकी कैलकुलेशन हो सकती हो, है ना, जो ज्ञात हो, अज्ञात रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना इन्फिनिट, आसमान में तारों की संख्या कितनी है, तो हम कह देंगे ये तो अपरिमित हो गया। इसको कैसे काउंट किया जा सकता है? ये काउंटेबल नहीं है, हमारे पास इसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो करोड़ों में हो, अरबों में हो, लेकिन वो काउंटिंग संभव हो। ठीक है, उसको एक फिक्स नंबर दिया जा सकता हो, उसको हम फिनिट बोलते हैं, और रियल भी होना जरूरी है। ओके, अब आ जाइए आप, x के उन मानों का समुच्चय प्रांत कहलाता है, जिनके लिए y का मान परिमित हो और वास्तविक हो। तो ये देखो यहां से, ये जो रूट के अंदर है, कल हम पढ़ भी रहे थे कि जैसे मान लो y = आ गया √f(x),
हमने लिखाया था कुछ टॉपिक ऐसे। आप अगर y को आपको क्या लाना है, परिमित लाना है, तो परिमित तो होगा क्योंकि इसके अंडर में 1 है। इसके अंडर में जब 0 होता है ना ये, तब ये इनफिनिट हो जाता है, अदरवाइज ये फिनिट ही होता है। तुम कहते भाई आप फिनिट तो होंगे ही होंगे, 100% फिनिट होंगे। ये 1 है और 1 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी इनफिनिट नहीं आता है, फिनिट ही आता है, परिमित आता है। अब ये क्या हो सकता है, आपको रियल भी होना पड़ेगा, वास्तविक होना पड़ेगा। तो कहता है मुझे वास्तविक रखना है तो मेरी वैल्यू को आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर यदि नेगेटिव साइन आ गया तो वो काल्पनिक होता है। ये समझ लीजिए आप, रूट में नेगेटिव साइन के साथ कोई भी वैल्यू है तो वो काल्पनिक है, और पॉजिटिव के साथ वैल्यू हो तो वो वास्तविक है। और रूट ही नहीं है तब तो रियल ही है। अगर रूट है ही नहीं उस फंक्शन में तब तो रियल है 100%, फिर तो आपको कुछ कैलकुलेशन सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन रूट है और रूट के अंदर का साइन यदि नेगेटिव आ गया तो काल्पनिक हो गया, और पॉजिटिव आया तो वास्तविक हो गया। लेकिन हमें तो क्या करना है, इसको वास्तविक रखना है। तो इसको वास्तविक होने के लिए जो ये एफ एक्स देख लो ना, रूट के अंदर का फंक्शन एफ एक्स के लिए कंडीशन ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये कल हम लोग चर्चा कर चुके थे। आ जाइए यहाँ पर, आपके पास ये है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कह देंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना आप लोगों को। ये देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। आप नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो रूट के अंदर का साइन नेगेटिव, नेगेटिव होते ही क्या हो गया, वो काल्पनिक। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए आप, √2 एलिमेंट ऑफ आर है, रियल है, लेकिन √-2 नॉट एलिमेंट ऑफ आर। आप रियल नहीं है, ध्यान रखो आप। अगर पॉजिटिव का रूट है तो रियल है, नेगेटिव का रूट है तो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, रियल नहीं है, नॉट रियल। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, √1 एलिमेंट ऑफ आर, √-1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे कर लेंगे हम लोग सबके लिए। जितने भी नेगेटिव है अगर उसका रूट है तो वो रियल नहीं है। हमने क्या कहा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 होंगे, तब ही y का मान इससे जो मिलेगा वो रियल मिलेगा, क्योंकि रूट के अंदर का साइन क्या है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इसको सोल्व करना है स्टूडेंट्स। अब कैसे सोल्व करना होता है इसको देखो, ये भी थोड़ा मेहनत का काम है। ये आपने 10th क्लास में एक एक्सरसाइज पढ़ी है, वो मेहनत है, इसके अंदर इतना आसान नहीं है। तो देखो इसके फैक्टर करो, 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। कर लिया आप लोगों ने। अब यहां से दिमाग लगाना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 कैसे, देखो ये दो फैक्टर है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। ये समझने की बात है, बहुत गहराई की बात है। हमारे 11th क्लास के अंदर भी ये लेसन है, ये वाला। 11th में आप इसको थोड़ा ढंग से पढ़ोगे, लेकिन 10th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम 11th का वो लेसन पढ़े हुए होते हैं ना, तो आपके लिए तो तुरंत बता देते सर ये तो हम कर लेंगे, अब आगे बढ़िए आप। लेकिन आपने पढ़ा हुआ नहीं है, समझिए इसको। आप दो फैक्टर्स है, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई क्या है, पॉजिटिव है। 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। सीधी सी बात है। आप दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसके लिए क्या जरूरी है, आप भी पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव है। जैसे कि आप भी नेगेटिव है, आप भी नेगेटिव है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, पॉजिटिव। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, पॉजिटिव। ये इंटू है दोनों के बीच में। ऐसा नहीं ले सकते आप, ये पॉजिटिव ले ले, ये नेगेटिव ले ले, प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाता है। ये तो कह रहा है मैं तो पॉजिटिव हूं, क्योंकि ग्रेटर देन 0। ये क्या कर रहा है, मैं ग्रेटर देन 0, मेरा हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए भाई। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो इन दोनों में एक माइनस और एक प्लस नहीं हो सकता, दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस। तो एक शर्त लिख रहे हैं हम लोग, पहली शर्त 3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड 3 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको स्टूडेंट, सॉल्व करो। एक्स को उधर ले जाओ, एक्स एंड 3 को उधर ले जाओ, -3।
थोड़ा इसको और सही ढंग से लिख लो, अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला ना। चलो वैसे कोई जरूरत तो नहीं है, अब इसको पहले देखेंगे हम लोग, एक नंबर लाइन पर देख लेते हैं। नंबर लाइन देखो आप, ये माइनस इन्फिनिट है, ये प्लस इन्फिनिट है, आपके पास दो रिजल्ट है, एक तो -3 है, एक +3 है। तो ये तो हो गया हमारा -3, यूं मान लो आप, ये -3 है और ये कौन हो गया हमारा +3 है। ओके, -3 +3। इससे बात करो, x का मान क्या होगा, <3 होगा। x का मान क्या होगा, <3, तो इसका आ जाएगा ऐसे, आएगा नहीं आएगा ऐसे। ओके, और ये भी होगा, ये खुद भी होगा। ओके, क्योंकि इक्वल है ना, इसलिए 3 भी ले सकते हैं या 3 से कम लेंगे। इससे बात करो, x का मान क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 3, -3, ये रहा। इसको नीचे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ये रहा। अब बताओ दोनों में कॉमन कौन सा आंसर है। अब वो आंसर पकड़िए जो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, दोनों में कॉमन वो आंसर होगा। तो दोनों में कॉमन आ गया -3 to +3, दोनों उसकी सहमति देते हैं। आप दोनों से बात करेंगे तो दोनों में जो कॉमन आंसर है वो आंसर होता है। कई बार होता है ना, जैसे कोई न्याय करना होता है तो 5 लोग न्याय करने के लिए बैठ जाते हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग, जो सबकी सहमति हो जाती है निर्णय पर, वही उसको हम न्याय बोल देते हैं, वो निर्णय सुना दिया जाता है, भाई ऐसा करना है, तो सब सहमत हो जाता है। ऐसे ही दोनों में कॉमन सहमति क्या है, -3 to +3, क्योंकि ये वाला एलिमेंट नहीं ले सकते। अगर ये एलिमेंट ले लोगे आप तो ये क्या कह रहा है कि हाँ ले सकते हो मेरे साथ, लेकिन ये क्या कह रहा है, नहीं ले सकते मेरे साथ, इधर वाले एलिमेंट लो। अगर आपने ये एलिमेंट ले लिया तो ये कहेगा हाँ ले सकते हो, लेकिन ये क्या बोलेगा, नहीं मेरे पीछे नहीं लेना है, इधर लो। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है जिसमें एक सहमत हो दूसरा असहमत हो, नहीं। तो कॉमन कौन सा हो गया, तो कॉमन आंसर हो गया ये, यहां से लेकर यहां तक। तो x का मान क्या लेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू -3 बट लेस और इक्वल टू 3। ये ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट, या ऐसे कह सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू -3 to +3। ऐसे आप लोगों ने पढ़ा ना क्लोज इंटरवल, जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, ये पढ़ा हुआ हमारा। क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया -3 भी है +3 भी है, और इन दोनों के मध्य जितने भी रियल नंबर्स है वो x का मान हो सकता है। ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये डायग्राम दिखा सकते हो। ये हो गया x का मान, तो ये प्रांत हो गया भाई इसका। अब सेकंड केस भी है, कहीं आप सोचे कि फर्स्ट केस से काम हो गया, सेकंड केस कहाँ गया, तो सेकंड केस को भी समझ लो साथ साथ आप। थोड़ा मुश्किल है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फिर कभी हम पढ़ेंगे ना इसको। तो केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड। यहाँ वापस आ जाओ, आप दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है। हाँ, दोनों का नेगेटिव साइन होगा तो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल हो सकता है। तो सेकंड 3 - x लेस और इक्वल टू 0 एंड 3 - x लेस और इक्वल टू 0, दोनों को नेगेटिव ले सकते हैं। यहाँ हमने क्या लिया था, दोनों को पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, अब दोनों को नेगेटिव ले लिया, सॉल्व करो। x को उधर ले दो, 3 लेस और इक्वल टू x एंड x, अच्छा दोनों को प्लस लिख दिया, ये प्लस लिखेंगे, तो x लेस और इक्वल टू -3। ओके, नंबर लाइन बनाओ, वही नंबर लाइन है, बात करो इससे। ये -3 हो गया, ये +3 हो गया, ये माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट, चेक करो। इससे बताओ x का मान 3 से अधिक लेना है, 3 के बराबर 3 से अधिक, तो ये हो गया भाई, ये भी ले सकते हैं 3 भी। ओके, इसको ले सकते हैं, उसमें हम डार्क सर्किल बना देते हैं, ठीक है ना, डार्क सर्किल मतलब वो ले सकते हैं। इससे बात करो, x का मान -3 या -3 से कम, ऐसे ये ले सकते हैं। अब बताओ इन दोनों में कॉमन आंसर कौन सा है, वो x के कौन से मान है इस नंबर लाइन पर, वो कौन से मान आप ले सकते हो जिसमें ये भी सहमति देता हो और ये भी सहमति देता हो, तो देख के बताओ, इस डायग्राम को भी पता चल जाएगा। क्या ऐसे x का अस्तित्व है जो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है? ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 3 से अधिक, 3 के बराबर और 3 से अधिक हो, और -3 के बराबर और -3 से कम हो? कोई ऐसा नंबर बोल सकते हो क्या, एक भी नंबर आप जो यहाँ भी शामिल है, यहाँ भी स्थित है और यहाँ भी स्थित है? तो हम कहेंगे नहीं, संभव ही नहीं है।
ये तो कह रहा है इधर वाले एलिमेंट्स लो, ये कह रहा है इधर वाले एलिमेंट्स लो। अगर हम ये एलिमेंट्स ले लेते हैं तो वो विरोध कर रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? इसके अकॉर्डिंग कैसे ले सकते हैं? मेरे से भी तो बात करनी होगी, मैं भी तो बराबर का इसमें हिस्सेदार हूँ। ऐसा नहीं कर सकते केवल आप यहाँ से ले ले, मेरे से पूछना पड़ेगा। ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं, इधर का एलिमेंट ले लेते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप, ये एलिमेंट नहीं ले सकते। क्यों ये नहीं ले सकते? क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट मेरे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा सा हम कह देंगे यहाँ पर x परिभाषित नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ x इस प्रकार से परिभाषित ही नहीं होगा। यहाँ पर x का कोई मान प्राप्त नहीं हुआ, नहीं प्राप्त हुआ ना, तो x का कोई मान प्राप्त नहीं हुआ, तो ये वाला आंसर हो गया आपका। x का मान ले सकते हैं कॉमन, -3 + 3, ये लो, ये लिख दिया, ये लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे डायग्राम बना के बता दो। और x के मानों का समुच्चय प्रांत कहलाता है और y के मानों का समुच्चय परिसर कहलाता है। आगे जाके वो परिसर पूछेगा तो सेम ऐसे कैसे हम काम करेंगे, लेकिन वो मान किसके होंगे? y के। अभी मान किसके आ रहे हैं? ये x के। देखो x का मान आ रहा है, देखो समीकरण ही x में बन रहा है, ये जो बन रहा है ना सब कुछ x में बन रहा है, x का मान आएगा तो आपको प्रांत मिलेगा। अगर ये y में बन गया, ये y y y y y y है ना, तो ये y के मान को प्रदर्शित करेगा, तो फिर y के मानों का समुच्चय क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा भी, नहीं भी आएगा ये तो रहेगा इसमें, क्योंकि इसके लिए अलग से कुछ क्लासेस लगती है, अलग से पढ़ना पड़ता है इसको, बहुत ढंग से, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब हम 10 क्वेश्चन खुद निकालते हैं तब जाके हमें समझ में आता है कि हाँ अब कुछ समझ में आ रहा है, मैं प्रांत लिख सकता हूँ, मैं परिसर भी लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन निकाल लिया समझ में आ गया, नहीं। और आपके यहाँ पर क्वेश्चन भी कम है। चलो और देखिए आप लोग, यहीं से क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। अच्छा जैसे ये देख लो, इसमें नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ आपके सामने। जैसे f(x) = हम कह सकते हैं 1/x - 1। ठीक है, इसका प्रांत लिखना आपको, मान लो ये क्वेश्चन नहीं है आपके यहाँ पर, लेकिन मैंने ले लिया, इसका प्रांत लिखना है स्टूडेंट्स आपको। देखो जब हम लिख ही रहे हैं, एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला भी देखिए आप। 1/x - 1, इसका जो डोमेन है वो डोमेन क्या होगा? स्टूडेंट दिख रहा नहीं दिख रहा आप लोगों को? नो सर, क्लियर नहीं दिख रहा। एक मिनट में देख लेता हूँ। जैसे क्लियर हो मुझे बताना आप ना। सर क्लियर हो गया। ठीक है ना, देखो उसका डोमेन लिखना हम लोगों को ना। अब डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखो आप, इसका प्रांत क्या होगा, तो मैं परिभाषा लिखूंगा यहाँ पर, इसको मैं y बोल सकता हूँ, y = 1/x - 1। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा वो क्वेश्चन हम लोग देंगे यहाँ पर। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं? x के उन सभी मानों का समुच्चय। ये डेफिनेशन सबको लर्न करनी पड़ेगी। सभी मानों का समुच्चय, अवयवों का समुच्चय, कुछ भी बोल दीजिए। प्रांत कहलाता है जिनके लिए y परिमित हो और प्लस वास्तविक हो, दोनों होना चाहिए। y का जो मान है ना वो फिनिट एंड रियल अगर आ जाता है x के जिन मानों के लिए, x के जिन मानों के लिए y का जो मान है वो फिनिट आ जाए, रियल आ जाए, तो आप कह दीजिए x का वो मान उसके प्रांत का एक एलिमेंट है। तो ऐसे सभी मानों को कलेक्ट करना है। अब देखो आप यहाँ पर कहाँ से बात करो, हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसे f(x) = जैसे px/qx, यू मान लो आप स्टूडेंट्स। यहाँ हम क्या बोलते हैं, ये है ना px/qx फॉर्म है, ये अंश बटा हर वाला फॉर्म है। अब ये रूट तो नहीं है इसके अंदर, रूट नहीं है कहीं भी, इसका मतलब रियल तो होगा ही पक्का, ये रियल तो होगा ही होगा।
अब रियल तो सोचना ही नहीं है, लेकिन ये फिनिट कब होगा, डिपेंड करता है इसके ऊपर। फिनिट होने के लिए QX का 0 नहीं होना चाहिए। QX आप 0 न हो। यदि आप 0 हो गए तो हमें 0 पुट करना पड़ेगा और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 0 से, और 0 से डिवाइड करके क्या जाता है, इन्फिनिट आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है ना। आप देखेंगे तो हम कह रहे हैं QX नॉट इक्वल टू 0, ये सर ध्यान रखना। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, इसमें रूट तो है ही नहीं, इसलिए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वो तो बात ही नहीं है, बस ये वाला। इसके लिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 1 आपको 0 नहीं होना है। अगर आप 0 नहीं होंगे तो ये आप यहाँ 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 हो, लेकिन 0 नहीं हो, क्योंकि 0 हो नहीं तो 1/0 इनफिनिट हो जाएगा। हमने मना कर दिया, x माइनस 1 आप 0 नहीं हो सकते। सोल्व कर लो इसको आप, 1 को इधर लेके आ जाओ, x नॉट इक्वल टू 1, ये आ गया। इसने क्या कर दिया, x का मान क्या नहीं लेना, 1। x का मान क्या नहीं लेना है आपको, 1 नहीं लेना है। अच्छा, और ले सकते हैं, और सब ले लीजिए, लेकिन 1 मत लेना। 1 क्यों नहीं लेना, क्योंकि अगर आप 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। 0 थे तो 1/0 क्या हो गया, इनफिनिट। तो y का मान क्या आ गया, इनफिनिट आ गया। तो वो कह रहा है y का मान फिनिट आना चाहिए, और यहाँ आ गया इनफिनिट। वो कह रहा है फिनिट आना चाहिए, तो हमने पहले ही मना कर दिया, x माइनस 1 0 हो जाए ऐसा कार्य मत करना। x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा ही कार्य करना है। तो उसको सॉल्व किया, 1 को इधर लेकर आए, मना कर दिया, x नॉट इक्वल टू 1। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, हाँ रिकॉर्डिंग इसका प्रांत हो जाएगा r में से 1 को माइनस कर दो। R है सेट ऑफ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर इसके पास है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब इसके पास है, लेकिन उसमें एक भी होता है, इसके पास एक भी होगा, उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। R लेना है, R के सभी एलिमेंट प्रांत होगा, प्रांत के एलिमेंट होंगे, लेकिन एक नहीं लेना है। R में से आप 1 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपका प्रांत बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना आसान सा कार्य है। तो ये 2 कंडीशन मैंने लिखाई थी आपको, एक तो रूट वाली कंडीशन, रूट के अंदर का जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये शर्त लगाना। एक है px अपॉन qx, अगर अपोन में qx आ गया तो qx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा तो फिर x के जो मान आएंगे वो प्रांत के एलिमेंट नहीं होंगे। ये ऐसे मैंने अपनी तरफ से ले लिया है, ऐसे जब तक हम 10 से 15 क्वेश्चन नहीं निकालते तब तक हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ये थोड़ा अलग टाइप का है। आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया इसलिए मैंने बता दिया है, अदरवाइज हम उसको बाद में करते कभी। तो कुछ क्वेश्चन और देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन इजी है 3 बजे तक क्यों, ये देखिए आप कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, ये आपको लगेगा हमने क्या पढ़ा। फिर ये क्वेश्चन देखिए आप, वो क्या कहता है, F0 निकालिए, फिर कहता है F7 निकालिए, और भी कुछ करा है, F-3 निकालिए था कुछ, है ना। लो देखो, F0 के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वो बाद में x की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, किसकी वैल्यू है ये, x की वैल्यू होती है। x की वैल्यू यहाँ पुट करिए आप, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी पुट करेंगे आप, F0 इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 5। तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, ऐसे हो गए स्टूडेंट से। अच्छा, सेकंड F7 निकालना है, F7 तो यहाँ 7 पुट करेंगे, F7 तो 2 इंटू 7, यहाँ 7 रखेंगे तो x की जगह 7 रखना पड़ेगा, माइनस 5, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। एक और है F3, F-3 सॉरी, 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 माइनस 5, ओके, -6 माइनस 5 इज इक्वल टू -11। इसका मतलब समझ लीजिए, ये तो चलो आपने कर लिया, ये ऐसा नहीं कि आप पहली बार कर रहे हैं इसको, नहीं, ये बहुत समय से करते हुए आ रहे हैं ये वाला कार्य। क्यों, क्योंकि आप पहले यू पढ़ते थे इसको। अगर मैं 10th के हिसाब से बताऊं ना तो आप इसको यू पढ़ते थे। ये केवल और केवल बेवकूफ बना के आपको नया लेसन दे रहा है, नया क्वेश्चन दे रहा है, जबकि कुछ भी नहीं है। ऐसा पढ़ा आपने, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये पढ़ा है। अब y को
एफ एक्स लिखने लग गया वो, वाई को क्या लिखने लग गया एफ एक्स, तो वो कंफ्यूज कर रहा है आपको। और ये काम तो हम पहले ही कर रहे थे, एक्स का मान क्या पुट करना है 0, तो 0 पुट करो, 0 पुट करते क्या हो जाएगा y इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आती है ना वो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये y ऐसे ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होना। इसको मैं डायग्राम से और आपके सामने लिख देता हूँ। देखो डायग्राम देखो आप, या कोई भी सेट होगा, यहां से यहां तक जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। यहाँ x के मान रखते हैं या y के मान रखते हैं या एफ एक्स के। x के मान क्या क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, ये x के मान होता है, देख लो यहां से, ये रहा x, ब्रैकेट के अंदर जनरली x ही होता है 99% है ना, ये x के मान है। x का मान 0 है, 7 है, -3 है, 0 7 -3, ये x के मान है यहाँ पर। और जो y के मान होते हैं वो यहाँ होंगे, y का मतलब एफ एक्स के मान, ये y होता है पूरा। तो इसका मान क्या आया, इसका मान बताओ, इसका मान आ गया -5, इसका आ गया 9 -11। ऐसे रिलेशन इनका, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ। देखो आप, और हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ये इमेज है, तो इस इमेज के लिए ये कौन कहलाएगा, प्री इमेज। एफ एक्स का जो मान होता है, वाई का जो मान होता है, वो हमेशा इमेज कहलाता है। आदत डालिए धीरे धीरे आप लोग, नहीं ये क्वेश्चन उल्टा करते तुम घूम जाओगे, तुम भी उल्टा हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ये एफ एक्स का मान बोल सकते हो या वाई का मान बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ एक्स और वाई एक ही है। तुम कह रहे ये इमेज है, और इमेज से जो पहले होता है वो होता है प्री इमेज, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। तो ठीक है, -5 आप किसका प्रतिबिंब है, तुम कहेंगे 0 का। -5 आपका पूर्व प्रतिबिंब कौन है, तुम कहेंगे 0। 0 आपका प्रतिबिंब कौन है, तो बोलेंगे -5। 7 आप किसका पूर्व प्रतिबिंब है, किसका पूर्व प्रतिबिंब, ये प्री इमेज है, किसका 9 का। 9 आप किसका